नमस्कार, बात पते में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। वैसे तो पत्रकारिता में कहा जाता है कि इतिहास बन गया है या इतिहास बन रहा है, ऐसे शब्दों का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि इनकी ज़रूरत कम पड़ती है। लेकिन कई बार ऐसे मौके आते हैं जब इसका इस्तेमाल करना होता है। एक ऐसा ही मौका अब आया है जब सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले ने इतिहास बना दिया है। दरअसल ये फ़ैसला आया है राज्यपालों की ताकत के बारे में। हम जानते हैं कि राज्यपाल अक्सर राज्य सरकारों के बनाए हुए विधेयकों के, विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को रोक लेते हैं, इन पर अपनी मंजूरी नहीं देते हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि राज्यपालों को ऐसे मामलों में अपनी मंजूरी देनी होगी और इसके लिए समय सीमा भी तय कर दी गई है। अभी तक संविधान में समय सीमा का प्रावधान नहीं था और यही कारण है कि कई राज्यपाल इसका फ़ायदा उठाते हुए लंबे समय तक विधेयकों को लटका कर रखते थे। जो ताज़ा मामला है वो तमिलनाडु का है, जहां पर कि राज्यपाल ने राज्य विधानसभा द्वारा पारित 10 विधेयकों को अपनी मंजूरी नहीं दी थी और इन्हें राष्ट्रपति के पास भी भेज दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु सरकार ने चुनौती दी और अब सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल को निर्देश दिया है अपनी जो विशेष अधिकार सुप्रीम कोर्ट को दिए गए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत उनका प्रयोग करते हुए कि जिस तारीख को राज्यपाल के पास इन्हें भेजा गया था उसी दिन से ये 10 विधेयक प्रभावी माने जाएंगे, यानी ये कानून बन जाएंगे। अगर इसके बीच में राष्ट्रपति ने अपनी ओर से कोई कार्रवाई की होगी तो वो भी वैलिड नहीं मानी जाएगी। ये भी एक महत्वपूर्ण कदम सुप्रीम कोर्ट की ओर से उठाया गया है और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने समय सीमाएँ भी तय कर दी है। ये स्पष्ट तौर पर कहा है कि जब विधानसभा पारित करके भेजती है और राष्ट्रपति की सलाह अगर लेनी हो राज्यपाल को तो इन सब प्रक्रिया में 1 महीने का समय होगा और उसके बाद अगर विधानसभा के पास भेजना है फिर से तो 3 महीने के भीतर इस काम को निपटाना होगा। यानी 1 से 3 महीने की जो समय सीमा है वो हर विधेयक के लिए तय कर दी गई है। अब इसका दूरगामी परिणाम होगा। परिणाम इसके राजनीतिक भी हैं और संवैधानिक भी हैं। राजनीतिक परिणाम ये है कि कई ऐसे राज्य जहाँ पर कि विपक्ष का शासन है वहाँ पर ये शिकायत आम होती है कि जो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त राज्यपाल हैं वो राजनीतिक कारणों से राज्य सरकारों के जो विधेयक हैं उनको मंजूरी नहीं देते हैं, चाहे इनको विधानसभा ने मंजूरी दे दी हो। अगर दोबारा भेजा जाता है तो ये बाध्य होता है राज्यपाल के ऊपर कि वो उनको मंजूरी दे। लेकिन जैसा मैंने कहा कि समय सीमा ना होने के कारण राज्यपाल अपने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करते थे। इसको पॉकेट वीटो शब्द का कहा जाता है, यानी कि एक समय सीमा के भीतर फैसला ना करना और एक तरह से फैसला ना करते हुए भी ये फैसला हो जाना कि वो इस विधेयक को मंजूरी नहीं दे रहे हैं और इसलिए वो कानून नहीं बन पाता है। ऐसा कई राज्यों में हुआ। तमिलनाडु का तो हमने आपको बताया कि जहाँ पर 10 विधेयकों की बात हुई है। केरल में भी कुछ ऐसे विधेयक हैं और साथ ही तेलंगाना जहाँ पर की कांग्रेस की सरकार है वहाँ पर भी इस तरह के विधेयकों का मामला सामने आया है। और ये एक ऐसा मुद्दा रहा है जो पिछले कई वर्षों से केवल एनडीए सरकार के वक्त ही नहीं बल्कि यूपीए सरकार के वक्त भी विवाद का विषय रहा है कि आखिर विधेयकों को मंजूरी क्यों नहीं दी जाती और विधेयकों को क्यों लटका करके रखा जाता है। आपको यहाँ सिर्फ एक उदाहरण देना चाहूँगा। जब गुजरात में नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे तब ऑर्गेनाइज क्राइम के खिलाफ गुजरात सरकार ने एक गुजको करके बिल बनाया था। इसको विधानसभा से पारित किया गया था लेकिन केंद्र की सरकार ने उसको मंजूरी नहीं दी थी और ये काफ़ी लंबे समय तक लटका रहा था। तो यही कारण है कि ये विवाद के विषय बनते रहे। तो राज्यपालों की जहाँ तक भूमिका है उसमें एक तो विषय ये हुआ कि जब विधेयकों को लटका करके रखना, उन्हें मंजूरी नहीं देना, और दूसरा जो विषय आता है वो ये आता है कि राज्य सरकार के काम में दखलंदाजी करना या जब अनिश्चितता की स्थिति होती है, राजनीतिक अनिश्चितता की स्थिति होती है, तब एक तरफ या दूसरी तरफ जाकर के फैसले करना। और इसीलिए राज्यपालों की भूमिका को लेकर सवाल उठते आए हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं जबकि राज्यपाल ने अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए फैसले किए गए लेकिन वो विवाद में चले गए और उसके बाद कोर्ट को इस पर दखल देना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने कई राज्यपाल के फैसलों को बदला भी है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में जब आपको याद होगा भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के राज्यपाल थे तब सुबह सुबह देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी गई थी जब अजीत पवार ने उनका समर्थन किया था। हालांकि ये बात अलग है कि बाद में वो अपना बहुमत साबित नहीं कर पा रहे थे और इसलिए उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। तो उस फैसले की भी काफ़ी आलोचना हुई थी कि आखिर राज्यपाल ने वो फैसला क्यों कर लिया था। इस तरह से कई सारे ऐसे उदाहरण हैं, चाहे उत्तराखंड का मामला हो, चाहे पूर्वोत्तर के राज्यों के मामले हों, जहाँ पर कि राज्यपाल के फैसले और राज्यपाल की भूमिका पर सवाल उठते आए हैं। और इसीलिए जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला ऐतिहासिक फैसला है।
इस लिहाज से ऐतिहासिक फैसला है कि ये राज्यपाल के लिए लक्ष्मण रेखा खींच देता है। ये तय कर देता है कि राज्यपाल को क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगर उनके पास विधेयक आते हैं तो उन्हें कितने समय में विधेयकों को मंजूरी देनी है। हाँ, एक बात ज़रूर है कि अगर मान लीजिए राज्यपाल अपना विधेयक वापस भेजते हैं राज्य सरकार के पास, कैबिनेट के पास, और उसमें अगर कुछ बदलाव होते हैं, तब्दीली होती है, संशोधन होते हैं, तो उसके बाद फिर राज्यपाल के पास कुछ अधिकार ज़रूर रहेगा कि उस पर वो दोबारा विचार करें। लेकिन अगर हूबहू होता है विधेयक, अगर उसी विधेयक को दोबारा भेजा जाता है तो फिर राज्यपाल के पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है कि 1 से 3 महीने के भीतर उनको मंजूरी दे। और तमिलनाडु के मामले में ऐसा ही हुआ है और इसीलिए इस फैसले की विपक्षी दलों ने आलोचना की है। लेकिन जैसा मैंने गुजरात का उदाहरण देकर के समझाया है, आपको बताया है कि ये मामला सिर्फ एक दल का, एक पार्टी का नहीं होता है। जो पार्टी केंद्र में सत्ता में होती है और राज्य में अगर विपक्षी सरकार होती है, वो चाहे किसी भी पार्टी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की, ये विवाद का विषय हमेशा बना रहता था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से एक मिसाल कायम होगी और अब निश्चित तौर पर इस तरह के जो विवाद हैं उनसे बचा जा सकेगा। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस लिहाज से ऐतिहासिक है कि इसने राज्यपालों के लिए लक्ष्मण रेखा खींच दी है। तो बात पते की में इतना ही। नमस्कार।